नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आपको बता दें, मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया है। बता दें कि आज सुबह 7 बजे वृश्चिक लग्न में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठी। मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया। केदारनाथ धाम में 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था भी की गई है। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और कपाट खोलने के बाद दर्शन किए। वहीं पीएम मोदी के नाम से भी धाम में पहली पूजा हुई। केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी हैं। कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है। आज से 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगी। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसके लिए हमने उचित व्यवस्था की है। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे, केदारनाथ धाम में 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था की गई है और किस तरह की यह व्यवस्था है और किस तरह तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा के कपाट 30 तारीख को खुल गए थे। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है 30 तारीख अक्षय तृतीया के खुल गए थे। वहीं मैं बात करूं केदारनाथ के कपाट आज खुल गए हैं और आज बड़े जोरों से, जिस तरीके से देखा जाता है, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह था और चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यात्री आ रहे हैं और लगातार जो है जिस तरीके से यात्रा में इस समय बढ़ावा देखने को मिल रहा है। लगभग 22 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अभी ऑनलाइन की बात करूं मैं 22 लाख से ज्यादा है। फिर ऑफलाइन की बात करूं मैं, लगातार आप ऋषिकेश में आज देखा 24 काउंटर ऋषिकेश में लगे हुए हैं ऑफलाइन के, और ऐसे ही हरिद्वार में लगे हुए हैं। फिर मैं बात करूं विकास नगर की, मैं बात करूं हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर और सैदपुर, इन चारों जगहों में जो है ऑफलाइन जो पंजीकरण हो रहा है उसकी यात्रा के उसकी पूरी तैयारियां हो रखी हैं। और जिस तरीके से केदारनाथ में देखने को मिला, केदारनाथ में जो जय जयकार के वो जयकारे लगे, भोले के जयकारे लगे, उसको लेकर लगातार लोगों में जोश खरोश देखने को मिला। खुद मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ पहुंचे हुए थे और उन कपाट को खोलने के दर्शी बने। वो साथ ही पहले जो पूजा हुई वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पूजा की गई है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने अपने परिवार और प्रदेश और देश की सुख संपदा के लिए पूजा अर्चना करी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि आज बाबा के कपाट भी खुल गए हैं। वहीं बताते चलें कि वहीं ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सरकार द्वारा क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, पिछले साल की तुलना में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने लिया है। हो चुकी है और फिलहाल हम ऋषिकेश में जो रजिस्ट्रेशन कैंप है वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हर साल यहीं से शुरुआत होती है। जो व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आया, अन्य प्रदेशों से आया है, उसका यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है और बाकायदा उसका मेडिकल टेस्ट होता है यहाँ से, फिर उसको भेजा जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं वेटिंग रूम में हूं मैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं तो उस हिसाब से भीड़ आप देखेंगे तो यहाँ पर कम है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि ज्यादातर भीड़ जो है वो यात्रा में निकल चुकी है। रजिस्ट्रेशन भी बहुत इजीली यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई है। बाकायदा यहाँ पर जो है वेटिंग रूम बनाए गए हैं, बाहर अलग अलग वेटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, जिनमें अगर भारी संख्या में भी लोग आते हैं तो वो रह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है चिकित्सा कक्ष है, यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। जाना जा रहा है कि कहीं
कोई किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, बहुत ज्यादा बीपी शुगर ये तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं है। अगर उनका टेस्ट हो रहा है बकायदा, अगर दवाइयां दी जा रही हैं, अगर किसी को दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश या फिर अन्य कोई जगह है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो जब वहां से कोई आता है तो वो यहाँ के वातावरण में एडजस्ट होने में उसे टाइम लगता है। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एकाएक ज्यादा भीड़ आ जाए तो उनको किस तरह संभाला जाए। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है वेटिंग हॉल बनाए गए, हॉल के मतलब टेंट लगाए गए हैं, और बहुत 4 टेंट के करीब यहाँ पर लगाए गए हैं। और देख सकते हैं आपके लगभग 100-150 लोग एक टेंट में आराम से यहाँ पर प्रतीक्षालय जो वेटिंग हॉल है उनमें यहाँ पर रह सकता है। इसके साथ ही खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। सरकार की तरफ से निःशुल्क खाना भी है, और कोई व्यक्ति अगर खरीद कर यहाँ पर लेना चाहता है तो इस तरह की छोटी छोटी यहाँ पर कैंटीन भी बनाई गई है। अभी तो भीड़ नहीं है, जिस तरह से आप देखें भीड़ इतनी नहीं है, लेकिन अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो यात्रा के लिए आएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर संभालने की व्यवस्था की गई है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में चारों धामों के लिए श्रद्धालु आएंगे। और शासन प्रशासन की बात करें तो उसके लिए चुनौती है कि उसे संभालना होगा इन सबको। पिछली बार की तरह जिस तरह से कई सारी परेशानियां सामने आई थी वो इस बार ना आए, सबक लेते हुए आगे की जो है वो रणनीति बनाई जाए, श्रद्धालु जो है वो सुगम यात्रा करें, इन सब की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, ये कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी सतीश कोठारी के साथ योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, ऋषिकेश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं के लिए पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी पीआरडी के जवानों को चारधाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थल और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते चलें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई थी। इसके लिए कई अन्य विभागों से पीआरडी के जवानों को चारधाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की सिफारिश की गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थल और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमसे बने हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे कि पीआरडी के जवान किन किन विभागों में ड्यूटी देंगे और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? देखिए, मैं बात करूं तो पीआरडी के जो जवान हैं वो चारधाम यात्रा से लेकर अन्य जगहों पे जहां पे उनकी जरूरत पड़ी, जैसे अपना आपदा में इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, आपदा में है, चारधाम यात्रा में है, तो उन जगहों पे जो है पीआरडी के जवान जो है तैनात किए गए हैं। और सभी को ट्रेनिंग दी गई है कि यात्रा किस तरीके से सुचारू की जाए और यात्रा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बात ये होती है कि यात्रा में व्यवहार की बात होती है। यात्री कहीं से भी आते हैं, बहुत सारे यात्री आते हैं। यात्री जो है जिस तरीके से मैं बात करूं, यात्री महाराष्ट्र से भी आता है, यात्री राजस्थान से भी आता है, यात्री गुजरात से भी आता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि यात्रा में व्यवहार सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा व्यवस्था में। क्योंकि अगर कोई यात्री आपको कोई चीज पूछ रहा है, कोई सुविधा मांग रहा है, तो वो करना बहुत उत्तराखंड सरकार का और उत्तराखंड के जो पुलिसकर्मी हैं, जो पीआरडी के जवान हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं, उनका दायित्व बनता है सबसे पहले जो है उनकी हेल्प करना, उनका जो है सम्मान करना। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब यात्रा में आपदा आती है, जब यात्रा में कोई दिक्कतें होती हैं, तो उस समय पीआरडी, होमगार्ड, ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये लोगों को लगाया दिया जाता है और इनके साथ जो है एक खासी ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके का व्यवहार हो और क्या सुरक्षा दी जाए और किस तरीके से व्यवस्था की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें जानकारी देने के लिए।
देहरादून में यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने नकली पनीर बरामद किया है। उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई है। हालांकि खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की कमी नहीं है। आपको बता दें कि यात्रा से ठीक पहले दून पुलिस ने नकली पनीर की एक बड़ी खेप बरामद की है। 720 किलो नकली पनीर दून पुलिस द्वारा बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि पनीर चारधाम यात्रा के मार्ग पर सप्लाई किया जाना है, जिसके बाद पुलिस और खाद्य विभाग के संयुक्त प्रयास से इस खेप को बरामद किया गया। और बताते चलें कि इस पूरे प्रकरण में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर की जिस फैक्ट्री से यह नकली पनीर सप्लाई किया गया था, वहां से भी 16 कुंटल नकली पनीर बरामद करने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। साथ ही देहरादून के गोदाम में भी पुलिस द्वारा ताला जड़ा गया है। पुलिस को अंदेशा है कि इस मामले में और भी लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं, जिनके लिए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाड़, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और जेई दिनेश चंद्र कांडपाल सस्पेंड हो गए हैं। वहीं वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सभी अधिकारी जमीन खरीदने वाली समिति में शामिल थे। सराय स्थित जमीन का लैंड यूज किया गया चेंज था। कृषि भूमि को आवासीय भूमि बनाया गया। करीब 15 करोड़ की कीमत की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया था। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। रुपेश, आपसे जानेंगे नगर निगम ने जमीन खरीद घोटाले में क्या बड़ा एक्शन लिया है और अब क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए सपना, पूरा जो प्रकरण है, पूरा प्रकरण सामने आने के बाद जो नगर निगम प्रशासन है, क्योंकि उस समय प्रशासक ही नगर निगम पे काबिज थे और जो एमएनए थे वो वरुण चौधरी आईएएस हैं, वो वरुण चौधरी एमएनए थे। तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये जो पूरा घटनाक्रम है ये सामने आया है। हालांकि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अपर सचिव हैं रणवीर सिंह चौहान, उन्हें जांच सौंपी है और उनके द्वारा फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, इसके बाद जो नगर निगम का प्रशासन है वो लगातार सवालों के घेरे में है और साथ ही साथ फिलहाल इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शासन स्तर पर जो नगर निगम के 4 अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो और इसके साथ ही जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी हैं निकिता बिष्ट, उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पूरे प्रकरण की यदि हम बात करें तो पूरा प्रकरण ये है कि सराय स्थित कुछ जमीन जो नगर निगम की जमीन थी, वो जो रिंग रोड बन रही है उस रिंग रोड में चली गई थी वो जमीन, जिसका मुआवजा नगर निगम को मिला था। और उस मुआवजे के मिलने के बाद पूरी कार्य योजना इस तरीके से तैयार की गई कि कुछ जमीन वहीं पर उससे लगती हुई जमीन थी जो जिसकी बाजारी कीमत बहुत कम है, उसे जो वो खेती की जमीन है उसकी बाजारी कीमत कम है, तो उसका 143 कराकर उसे आवासीय कराया गया और उसे वो करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदना जो है नगर निगम ने दर्शाया है कि 54 करोड़ रुपए में वो जमीन खरीदी गई है। हालांकि इस प्रकरण की जानकारी कुछ पार्षद हैं उन्हें दी थी, तो उन्हीं पार्षदों ने लगातार जो वर्तमान मेयर है किरण जैसल, उनसे इसकी शिकायत की थी। तो वर्तमान मेयर किरण जैसल ने भी इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित की है जिसके बाद जिस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये जो 4 अधिकारी हैं नगर निगम के, ये सस्पेंड कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन पर जो जांच कमेटी है उसकी निगाह बनी हुई है, जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने भी इस पूरे प्रकरण के बाद जो जिन लोगों के खाते में नगर निगम प्रशासन की तरफ से जो अमाउंट गई थी, धनराशि गई थी, उन्हें भी फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नगर निगम का अकाउंट है उसे भी यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। फिलहाल तक की जानकारी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश, यह जानकारी हमें देने के लिए। रुड़की नगर निगम में कई पार्षदों ने समस्याओं को लेकर हंगामा किया। बता दें
कि मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय में तालाबंदी भी की। वहीं पार्षदों की नगर आयुक्त से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पार्षदों ने कहा कि नगर में विकास कार्यों, स्ट्रीट लाइटों, एबीसी सेंटर चालू करने सहित अन्य मांगों को लेकर करीब 15 दिन पहले वह नगर आयुक्त से मिले थे और जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज नगर आयुक्त के कार्यालय पर तालाबंदी की गई है। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा कि पार्षदों को समझा दिया गया है। कुछ पार्षद विकास कामों को लेकर थोड़ा उग्र हो गए थे। फिलहाल पार्षदों को शांत कराकर उनकी मांगों को सुना जाएगा। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमसे जुड़े हैं। वीरेंद्र, पार्षदों को किस तरह का आश्वासन दिया गया है? जी सपना, अगर बात की जाए रुड़की नगर निगम में ये पार्षदों ने पहले 15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था। यहाँ के नगर आयुक्त तो कहा था कि इस प्रकार की स्ट्रीट लाइट है, कई कार्य इस प्रकार के जो अधूरे पड़े हैं इनको शेष किया जाए। इसमें कई प्रकार के घोटाले भी उन्होंने साबित किए थे, लेकिन हमारे जो नए आयुक्त थे इन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और कल उन्होंने अपना आगे रोष जता कर तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने के बाद काफी उनमें रोकझोंक भी हुई। वही नए आयुक्त ने कहा कि ये आपका जो कार्य है गलत है, लेकिन पार्षद मानने को तैयार नहीं थे। पार्षद मानने को तैयार नहीं थे, फिर उसमें बीच में हमारे जो मेयर अनीता देवी ने अग्रवाल ने कहा कि मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या सुनूंगी और जो आपकी समस्या उसे हल करने की कोशिश करूंगी। उस पर जाकर यहाँ के जो पार्षद थे, तीनों पार्षद जो उसमें जाकर वो शांत हुए और उन्हें एक समय का ज्ञापन बोला कि आपको आने वाले एक ही हफ्ते के अंदर आपका जो समस्या पूरी कर दी जाएगी। जी सपना, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, हमें यह जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। देहरादून में डेंगू इस बार वक्त से पहले ही दस्तक दे चुका है। बता दें कि जिसको लेकर नगर निगम द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि डेंगू के लार्वा को पनपने से रोकने के लिए शहर भर में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 130 छोटी मशीनों के साथ 4 बड़ी मशीनें भी शहर में तैनात की गई हैं। इसके अलावा एंटी लार्वा टैंकर्स की संख्या को भी 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वहीं निगम इन टैंकर्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। नदियों की भी लगातार सफाई की जा रही है। हालांकि समय से पहले डेंगू का दस्तक देना चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। डेंगू के पीक सीजन में किस तरह निगम कार्य करेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। पहाड़ी क्षेत्रों में शादी के सीजन में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी की पहल पर पौड़ी जिले में सेफ्टी ऐप के माध्यम से शादियों में प्रयोग होने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद परिवहन विभाग द्वारा शादी के दौरान इन वाहनों की मॉनिटरिंग की जाती है। इन वाहनों की चालक व परिचालक नशे में ना हो। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी परिवहन विभाग गंभीर नजर आ रहा है। जिला परिवहन अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद लगातार शादियों में प्रयोग होने वाले वाहनों का सेफ्टी ऐप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और इन वाहनों की मॉनिटरिंग परिवहन विभाग द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी परिवहन विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड पर भी परिवहन विभाग की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति में मिले दिशा निर्देशों का धरातल पर कड़ाई से परिवहन विभाग द्वारा पालन करवाया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इसी के साथ ही हमारे कुलदीप बिष्ट संवाददाता हमसे जुड़े हैं। कुलदीप, आपसे जानेंगे, जैसा कि परिवहन विभाग सेफ्टी ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, तो यह ऐप किस तरह काम करेगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा सपना कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, इन्हें रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग शाम ढलते ही जो मदिरा है उसका सेवन कर लेते हैं। शादियों का सीजन नजदीक है। ऐसे में क्या होता है कि
जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति दूसरे की जान जोखिम में डाल देते हैं। इसी के कारण जिलाधिकारी ने एक ऐप का निर्माण किया है, जो जितनी भी शादियां हो रही हैं उनके जो वाहन जितने भी वाहन है उनका सबका रजिस्ट्रेशन पहले इस सेफली ऐप में किया जाएगा, जिसके बाद पता लग पाएगा कि वाहन में ओवरलोडिंग ना हो और जो वाहन चालक है वो कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग ना कर पाए। इसलिए इस जो ये ऐप है इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक देखने वाला विषय ये भी है कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए ये पहल एक सक्षम साबित हो सकती है। जिस तरीके से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस ऐप का निर्माण किया है, फिलहाल इस पे कई रजिस्ट्रेशन इस समय किए गए हैं और चारधाम यात्रा भी नजदीक है, इसको देखते हुए भी इस ऐप को बेहतर माना जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में 32 साल की युवती की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान पूजा विश्वास के रूप में की गई है। निवासी बंगाली कॉलोनी नानकमत्ता के रूप में हुई है, जो हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी बहन के साथ स्पा सेंटर में काम करती थी और 25 साल के मुश्ताक अहमद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मुश्ताक ने नवंबर 2024 में दूसरी शादी कर ली, जिसका विरोध करने पर वह पूजा को खटीमा लाया और 16 नवंबर को उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव का धड़ चादर में लपेटकर नहर में फेंक दिया गया, जबकि सिर नदी के दूसरी ओर फेंका था। पूजा की बहन पुर्मिला ने हरियाणा में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच करते हुए आरोपी तक पहुंची। मुश्ताक की निशानदेही पर शव बरामद भी हुआ। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए आरोपी और उसके परिजनों को सख्त सजा देने की मांग की है। दिनेशपुर में विधायक अरविंद पांडे ने मंदिर का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर में प्रतिवर्ष महाबरौनी महोत्सव में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। इस दौरान अरविंद पांडे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिनेशपुर की जनता बहुत जागरूक है। मैं जनप्रतिनिधि हूं, पर जनता द्वारा कहे हुए कार्यों को पत्थर की लकीर के समान कार्य करता हूं। उन्होंने कहा कि आज श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर के लिए 70 लाख की लागत से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। देहरादून में ठेकेदारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि देहरादून नगर निगम के विकास कार्यों में एक बार फिर रोक लग सकती है। कारण है कि पूर्व में किए गए कार्यों का भुगतान ठेकेदारों को अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण ठेकेदारों में आक्रोश भी है। बता दें कि देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं, जिनमें सड़क, नाली, पेचवर्क और पुस्तों का निर्माण कार्य निगम के रजिस्टर ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, परंतु पिछले कई महीनों से भुगतान की फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ठेकेदारों का कहना था कि निगम का नया बोर्ड बना है, जिसमें नए जनप्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वार्डों के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भी लाए हैं और 15 मई के आसपास इन पर टेंडर भी लग जाएंगे। लेकिन भुगतान न होने के कारण ठेकेदार टेंडर कैसे ले पाएंगे, क्योंकि टेंडर के समय टेंडर की राशि और एफडी आदि के लिए भी भुगतान की आवश्यकता होती है। ठेकेदारों का कहना है कि उनके भुगतान की फाइल अकाउंट विभाग में आकर अटक जाती है और अकाउंट विभाग में बैठे लोग ट्रेजरी में पैसा न होने का बहाना बनाकर भुगतान की फाइलें अटका देते हैं। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिले में लोक निर्माण विभाग ने 100 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। इस काम को 15 मई तक पूरा करना था, लेकिन विभाग ने 29 अप्रैल तक ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जिले में कुल 6 राज्य मार्गों के 27 किलोमीटर, 10 प्रमुख जिला मार्गों के 44 किलोमीटर और 6 अन्य जिला मार्गों के 29 किलोमीटर हिस्से को ठीक किया है। काम का निरीक्षण देहरादून से आए मुख्य अभियंता रणजीत सिंह ने किया। उनके साथ अधिशासी अभियंता दीपक कुमार और विपल कुमार सैनी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान ये भी बताया गया कि 75.82 किलोमीटर लंबाई में
नवीनीकरण का काम चल रहा है, जिसमें से 30 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। मुख्य अभियंता ने बाकी बचे काम को 31 मई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।